होती है। भारतीय राजनीति और भारतीय प्रशासन में जब तक हम कौटिल्य की बात ना करें तो भारतीय राजनीति, भारतीय प्रशासन का प्रत्येक विचार अधूरा है। जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं, जब भी आप लोक प्रशासन से परिचित होते हैं तो आप ये सुनते हैं, आप ये समझते हैं कि लोक प्रशासन के जनक कौन? लोक प्रशासन के वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के जनक के रूप में हम वुडरो विल्सन को कहते हैं। और लोक प्रशासन का जनक हुआ कब? जनक कब हुआ लोक प्रशासन का? शाबाश, 1887 के पहले हम लोक प्रशासन विषय को एक अलग विषय के रूप में नहीं जानते थे। लेकिन जब हम कौटिल्य को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि लोक प्रशासन विषय में आज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो कौटिल्य ने 321 ईसा पूर्व बता दिया था। कौटिल्य ने 321 ईसा पूर्व मौर्य प्रशासन को इस तरह से संचालित करने के निर्देश दिए जो आज हम लोक प्रशासन में देखते हैं, समझते हैं। फर्क क्या पड़ा? क्यों नहीं कौटिल्य लोक प्रशासन के जनक कहलाए? क्योंकि कौटिल्य को बहुत बाद में समझा गया, बहुत बाद में पढ़ा गया। सबसे पहले हम देखें कौटिल्य के जीवन के बारे में बहुत संक्षेप में। कौटिल्य ऋषि चनक के पुत्र थे। ऋषि चनक के देहांत के बाद कौटिल्य तक्षशिला चले गए, वहां उन्होंने अध्ययन किया, वहीं वो आचार्य बन गए, अध्यापन कार्य किया उन्होंने। कौटिल्य ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको राजनीति, प्रबंध, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, भूगोल, इन सब का ज्ञान था। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान था। कौटिल्य ने एक किताब लिखी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में हम समझें उसके पहले कौटिल्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना समझें कि कौटिल्य रास्ते से गुजर रहे थे, उनके पांव में कुशा चुभ गई, तिनका चुभ गया। कौटिल्य वहां गड्ढा खोदने लगे और उसमें मट्ठा डालने लगे। उधर रास्ते से नंद वंश का अमात्य, अमात्य कहते हैं सेक्रेटरी, अमात्य गुजर रहा था। उसने देखा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। वो कौटिल्य के पास आया, पूछे कि आप क्या कर रहे हो? कौटिल्य ने कहा, मैं यहाँ पर गड्ढा खोद कर मट्ठा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि यहाँ जो उत्पन्न होने वाली कुशा है जड़ सहित समाप्त हो जाए, किसी और के पेड़ में ना, पांव में ना चुभे। नंदवंश के अमात्य ने सोचा, जो कि राजा घनानंद से नाराज था, उसने कहा कि अगर कैसे भी कौटिल्य का सामना घनानंद से करवा दे और वह घनानंद से नाराज हो जाए तो हो सकता है कि ये नंद वंश के अत्याचार, निरंकुशता और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाए। वो अमात्य कौटिल्य को लेकर घनानंद के यहाँ पहुंचे, कौटिल्य को आमंत्रित किया ससम्मान, और कौटिल्य को घनानंद की कुर्सी से ऊपर बैठाया। राजा नाराज, मेरे से ऊपर कोई ये काला कलुटा ब्राह्मण बैठा हुआ है, सैनिकों इसको बाहर निकाल दो। कौटिल्य को घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। कौटिल्य क्रोधी ज्ञानी ब्राह्मण, उन्होंने अपनी शिखा खोली, छुट्टी बनाते ना ब्राह्मण, शिखा खोली और प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उसी वो समय था जब सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर दुनिया में जा रहा था। अधिकतर राजा सिकंदर के सामने समर्पण कर रहे थे और जो समर्पण नहीं कर रहे थे सिकंदर को परास्त कर रहा था। भारत में भी आया सिकंदर। कौटिल्य ने मगध के राजा से निवेदन किया कि अपनी सेना से सिकंदर
का सामना किया जाए, लेकिन मगध ने कौटिल्य की बात को नहीं सुना। कौटिल्य ने अपने शिष्य, अपने स्टूडेंट चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। उसने चंद्रगुप्त को शास्त्र का ज्ञान दिया, शस्त्र का ज्ञान दिया और उसको एक योग्य सेनापति बना। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में और बाकी 5 राजाओं की सेना ने मिलकर नंद वंश के खिलाफ युद्ध लड़ा, नंद वंश को परास्त कर दिया और 321 ईसा पूर्व पहली बार भारत के इतिहास में अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ जिस शब्द पर आपको ध्यान देना है वो है अखिल भारतीय। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ प्रांत और हर प्रांत का अपना एक शासक, एक राजा पहली बार अखिल भारतीय स्वरूप आया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। संक्षेप में है, कौटिल्य की जीवनी पर हम बहुत लंबा बोल सकते हैं, पर यहाँ हमारा उद्देश्य है कौटिल्य की जीवनी को ना समझकर उसके द्वारा दिए गए विचार को समझना है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र मतलब अंग्रेजी का इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, खनिज के बारे में, युद्ध के बारे में, सेना के बारे में, सबके बारे में विस्तृत विवेचन किया गया। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण, अधिकरण का मतलब हुआ कि पूरे अर्थशास्त्र को 15 प्रकरणों में बांटा गया। इसमें 150 अध्याय है, चैप्टर्स है 150 और 6000 श्लोक है। भारत में अर्थशास्त्र का प्रकाशन सबसे पहले 1909 में हुआ। मैसूर राज्य में जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय अध्यक्ष थे श्याम शास्त्री। देखिए श्याम शास्त्री कैसे लिखा जाएगा, श्याम शास्त्री, प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने सबसे पहले 1909 में अर्थशास्त्र को जोका तो प्रकाशित किया। जहां से हमने बात शुरू की थी, वापस आ जाते हैं। 1887 में लोक प्रशासन का जन्म होता है। वुड्रो विल्सन के एक आर्टिकल से समझ में आता है कि नीति बनाने का काम अलग है और नीति को लागू करने का काम अलग है। वेरी गुड। लेकिन उसके पहले अर्थशास्त्र था, प्रशासनिक विचार थे, लेकिन सामने कब आए? 1909 में। 1909 में अर्थशास्त्र आया, लोगों को समझ में नहीं आया, जो का तो छाप दिया श्याम शास्त्री ने। फिर इसका ट्रांसलेशन आया 1910 में, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया श्याम शास्त्री ने किया। फिर उसके बाद लगातार गणपति शास्त्री, कांगले, ये विद्वान है, उदयवीर शास्त्री, जिन्होंने अर्थशास्त्र की व्याख्याएं लिखी। आज हमारे देश में अर्थशास्त्र की अनेक व्याख्याएं हैं, जिसमें प्रोफेसर कांगले, टी गणपति शास्त्री और उदयवीर शास्त्री की व्याख्याएं बहुत प्रसिद्ध हैं। ये हम कौटिल्य और अर्थशास्त्र के बारे में एक सामान्य परिचय था। कौटिल्य की शिक्षा कहाँ से हुई? तक्षशिला से हुई। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। कौटिल्य ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की? अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की स्थापना। कौन से वंश का नाश किया? नंद वंश का। किस अवधि की बात है? 321 ईसा पूर्व। अवधि में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि प्राचीन भारत के बारे में बहुत ऑथेंटिक सूचनाएं हमारे पास नहीं है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए लगभग 321 ईसा पूर्व। अब हम पढ़ते हैं कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार। कौटिल्य की जीवनी के बारे में विस्तार से आप किताबों में पढ़ें, कई किताबें। एक बार सिर्फ रीडिंग लगा लीजिए, जैसे कहानी पढ़ते हैं। राज्य संबंधी विचार, पॉलिटिकल साइंस कभी
पढ़े हो तो आपने सुना होगा कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में कई विचार प्रचलित हैं और उनमें से हम दो विचारों की बात करें। एक है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, शाबाश, दैवीय उत्पत्ति, और दूसरा है सामाजिक समझौता। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में यह माना जाता है कि ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की, और सामाजिक समझौता सिद्धांत में यह माना जाता है कि राजा के और समाज के बीच में एक समझौता हो और उस समझौते के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति। हम बात करें कौटिल्य क्या कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जब राज्य नहीं था, जब राज्य नहीं होता है तो समाज होता है। लोग तो होते हैं ना, मनुष्य होता है, जहाँ मनुष्य है वहाँ समाज है। समाज था, लेकिन कैसा समाज था? इस समाज में मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय समझते हो बच्चों? वेरी गुड। मत्स्य न्याय वहाँ होता है, इसका मतलब हुआ कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। समाज में मत्स्य न्याय का मतलब हुआ जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति को खत्म कर देता है। हाँ, खा जाता है, खत्म कर देता है, यानी उसके अधिकारों का हनन करता है, उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। जब समाज में मत्स्य न्याय था तो कौटिल्य लिखते हैं अर्थशास्त्र में कि जनता इकट्ठी होकर प्रजापति ब्रह्मा के पास जाती है, यानी किसी एक ऑथोरिटी को, आज के जमाने मान ले ऑथोरिटी के पास, कौटिल्य ने उसको ब्रह्मा लिखा और ब्रह्मा को कहती है कि ये जो मत्स्य न्याय है हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इससे कैसे हो हमारी सुरक्षा, तो आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। और तब प्रजापति ब्रह्मा एक राजा को नियुक्त कर देते हैं समाज में जनता के लिए, और वो प्रथम राजा होता है मनु, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, यहाँ हम इस बात को फोकस करें कि मूल बात ये है कि राजा और समाज के बीच में समझौता होता है। क्या समझौता होता है? राजा अपनी तरफ से ये वादा करता है कि वह समाज को, जनता को सुरक्षा देगा। क्या सुरक्षा? जीवन की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा। जनता का जीवन सुरक्षित रहेगा और जनता की संपत्ति सुरक्षित रहेगी, और बदले में ये प्रजा क्या देगी? प्रजा राजा को देगी टैक्स, कर। प्रजा कर देगी, टैक्स देगी। अभी टैक्स से क्या होगा? आप जानते हैं कि उस समय कृषि प्रधान व्यवस्था थी, तो कृषि में उपज का छठा भाग, खेती की लोगों ने, खेती में जो भी पैदावार हुई उसका छठा भाग राजा के पास जाएगा। किस रूप में जाएगा? कर के रूप में। ठीक है, कृषि उपज का छठा भाग। थोड़ा बिजनेस भी होता था, व्यापार भी होता था, मार्केट होता था, सामान बेचे जाते थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कौटिल्य के विचार ऐसे थे कि हमको लगता ही नहीं है कि हम 2-2.5 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। इतने दूरदर्शी विचार हैं। कौटिल्य दूरदृष्टा थे। जो व्यापार है उससे व्यापार के लाभ का 10वां भाग टैक्स के रूप, कर के रूप में कृषि उपज का छठा भाग, व्यापार का 10वां भाग, और थोड़ा सा स्वर्ण जिसके पास है वो थोड़ा सा स्वर्ण राजा को कर के रूप में दिया जाए। ठीक है, क्या समझौता हुआ कि जनता राजा को कर देगी और राजा जनता को सुरक्षा देगा, और इस समझौते के तहत राज्य की स्थापना हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इतना समझना हमारे लिए काफी होगा। राज्य की उत्पत्ति, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर कभी भी 16 नंबर का बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता।
कौटिल्य पर 16 नंबर का प्रश्न बनता है, सप्तांग सिद्धांत बताइए, जिसमें हम राज्य की उत्पत्ति का जिक्र कर देते हैं। राज्य की उत्पत्ति पर अलग से अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो केवल 4 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सप्तांग सिद्धांत, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सप्तांग सिद्धांत शब्द पे ध्यान दीजिए। सप्तांग, सात अंक यानी राज्य के 7 अंक। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बाद बताया कि राज्य के 7 अंग हैं, 7 ऑर्गन्स है। कौन कौन से 7 अंक है? आप इन 7 अंकों को याद रखिए, उतार लीजिए। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और 7वां है मित्र। सप्तांग सिद्धांत पे कई बार सप्तांग सिद्धांत को प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के, उसमें शामिल कर लिया जाता है। सप्तांग सिद्धांत में ये अंग शामिल है, निम्नांकित में से कौन सा शामिल है? तो इन 7 में से एक कुछ भी लिख दिया और 3 विकल्प कुछ और लिख दिए, इस तरह के प्रश्न। या सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सी अंक है, ये जब विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं तो उसमें 2 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और बाकी जो अपने यूनिवर्सिटी की परीक्षा है उसमें सप्तांग सिद्धांत पे पूरा एक प्रश्न है। राजा के बारे में हमने समझा कि राजा को जनता के साथ समझौता करना होगा। एक और बात देखिए, अब देखिए कौटिल्य से पूछा जाता है कि राजा की नियुक्ति कैसे हो, राज्य की उत्पत्ति कैसे हो। बात समझ में आ गई? एक बार जो राजा बना हमेशा तो नहीं रहेगा, राजा किसको बनाया जाए? वो समय था जब राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा कौन बनता है? बेटा। आपने कहा राजतंत्र है, राजतंत्र में जो राजा है उसका वरिष्ठ पुत्र जो होगा, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा होगा, उसको राजा बना देंगे। कौटिल्य कहते नहीं, कौटिल्य कहते हैं राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनना चाहिए अगर उसमें योग्यता हो तो। योग्यता महत्वपूर्ण है। योग्यता क्या है राजा की? राजा की योग्यता है उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसमें अभिभावक गुण होने चाहिए, अपनी प्रजा को संतान के समान समझे, उसको दंड विधान का ज्ञान होना चाहिए, न्याय करना आना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तीव्र प्रज्ञा होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। अगर ये गुण है राजा में तो ही राजा किसी व्यक्ति में ये गुण है तो वो राजा बनेगा। ज्येष्ठ पुत्र में ये गुण है, राजा बनेगा, नहीं है तो राजा नहीं बनेगा। तो फिर राजा के अन्य पुत्रों में जिसमें ये गुण है वो राजा बनेगा। मान लो अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर राजा के किसी पुत्र में राजपद के अनुकूल गुण नहीं है तो वो राजा नहीं बनेंगे। फिर क्या होगा? फिर राजवंश में, अब राजा का पुत्र नहीं है पर उस राजवंश में, जैसे मौर्य वंश, राजवंश में जिसमें गुण होंगे वो राजा बनेगा। इसमें और एक अच्छी बात है, मान लीजिए किसी पुत्र में नहीं है गुण, तो राजवंश की किसी राजकुमारी में अगर ये गुण है तो राजकुमारी को राजा बना दिया जाएगा। ठीक है? नहीं है
तो फिर जनता में जिसमें राजा बनने की योग्यता है उसे जनता में से राजा बनना चाहिए। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ कि कौटिल्य राजतंत्रात्मक व्यवस्था में रहकर लोकतंत्र की बात करते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में रहने वाला विचारक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से बात करे। कौटिल्य वो विचारक है जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। इन्होंने राजा के पद को योग्यता से जोड़कर जनता तक विस्तृत कर दिया। अगर एक व्यक्ति को राजा बनाया और राजगद्दी पर बैठने के बाद वो निरंकुश हो गया तो जनता को अधिकार देते हैं उसको पद से हटा दो। ठीक है, और ये सब बातों को समझने के लिए कभी लाइब्रेरी में जाकर कैसे अर्थशास्त्र पलटना, हर जगह होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की लिखी हुई किताब। तो राजा की नियुक्ति कैसे होगी? योग्यता के आधार पर। प्राथमिकता राजतंत्र में रहते हैं तो राजा का वरिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र या फिर राजवंश में जिसके पास योग्यता हो। अगर राजकुमारी है तो उसको भी। अन्यथा जनता में एक प्रश्न आता है, क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश हो सकता है? एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश हो सकता है? कौटिल्य ने राजा को बहुत शक्तियां दी है, तो क्या वो निरंकुश हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली बात, उसकी नियुक्ति, उसका चयन योग्यता के आधार पर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या तय कर दी है। कौटिल्य ने जो दिन होता है उसको 8 भागों में बांटा। कौटिल्य ने रात को 8 भागों में बांटा और कौटिल्य ने राजा के लिए ये निर्देशित किया है अर्थशास्त्र में कि दिन के कौन से प्रहर में, 8 प्रहर, कौन से प्रहर में क्या काम करे, क्या कार्य करना है, तय है बिल्कुल। तो राजा को दिनचर्या में बांध दिया, राजा के जीवन में अनुशासन तय कर दिया, तो फिर राजा निरंकुश कैसे हो सकता है? फिर एक बार, पहली बार, राजा निरंकुश हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, साबित करना होगा। पहली बार योग्यता के आधार पर चयन है। दूसरी बार राजा की दिनचर्या तय है, उसको पता है कि उसको किस प्रहर में क्या काम करना है। तीसरी बार राजा अमात्य से परामर्श करता है। चौथी बार राजा के पुरोहित हैं, पुरोहित समझते हैं आप, जो धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं, मुखिया होते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों के। पुरोहित की आज्ञा के बिना वो काम नहीं कर रहा है, पुरोहित का नियंत्रण है। जैसे ही वो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करेगा वैसे ही पुरोहित का नियंत्रण स्थापित होगा। पुरोहित पूजनीय है, तो परामर्श लेकर काम कर रहा है, परामर्श मान रहा है। फिर भी अगर निरंकुश हो जाए तो फिर जनता को हक है कि ऐसे राजा को पद से हटाकर नए राजा को पदस्थापित कर दे। इतनी बातें होने के बाद, इतने बंधन होने के बाद क्या राजा निरंकुश हो सकता है? नहीं हो सकता। साबित हो गया। ये एक बात हुई राजा क्या काम करेगा, नियुक्ति कैसे होती है, राजा निरंकुश नहीं हो सकता। और राजा क्या कार्य करेगा? राजा देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा, जनता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होगा। जनता को अगर अकाल पड़ जाता है, कोई भी ऐसी अनिष्ट स्थितियां पैदा हो जाती है, तो जैसे संतान की सुरक्षा करते हैं वैसे ही जनता की सुरक्षा करेंगे। जनता के लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो राजा उनको क्रियान्वित करेगा। क्या लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं? जैसे किसानों को बीज देना है, जैसे कुएं खुदवाना है, धर्मशालाएं बनवानी है, पौधारोपण करवाना है, वृक्ष लगाना, या पढ़ती आई हो बचपन से। तो ये जितने काम हैं जिससे कि प्रजा का हित हो, जिससे कि
कि प्रजा सुरक्षित रहे, जिससे कि राज्य सुरक्षित रहे, वो सारे कार्य राजा के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है अमात्य। अमात्य राजा का सलाहकार, बहुत महत्वपूर्ण पद है। कौटिल्य लिखते हैं कि जैसे कोई रथ, राज्य क्या एक रथ है, राज्य रूपी रथ, राज्य एक रथ है। क्या रथ एक पहिए पर चल सकता है? नहीं। राजा बहुत अच्छा है, योग्य है, शूरवीर है, उनकी तीक्ष्ण प्रज्ञा है, सब है, लेकिन अगर अमात्य नहीं है, अमात्य राज्य रूपी रथ का दूसरा पहिया, कौटिल्य कहते हैं, अमात्य अगर नहीं है तो फिर वो राज्य रूपी रथ लड़खड़ा जाएगा। तो राजा का जितना महत्व है उतना ही महत्व अमात्य का है। क्यों है अमात्य का महत्व? पहली बात, अमात्य राजा को परामर्श दे रहा है। दूसरी बात, अमात्य राज्य जितने आदेश दे रहा है उनकी क्रियान्विति कर रहा है। क्रियान्वयन के लिए अमात्य उत्तरदायी है। कानून कितने अच्छे बन जाए, उनको क्रियान्वित करना, जब तक वो क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं तब तक राज्य के कानूनों का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो अमात्य राज्य के कानून को लागू कर रहा है। साथ में अमात्य राजा के जो कानून है उनके बारे में फीडबैक भी ले रहा है जनता से कि ये कानून से आप संतुष्ट है या नहीं है, या इस कानून की जनता में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ये अमात्य अपने गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी हासिल कर रहा है। तो अमात्य महत्वपूर्ण। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को अपने सहकर्मियों से अमात्य बनाना चाहिए। आप जानते हैं पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी। गुरुकुल में सब विद्यार्थी गुरुजी के आश्रम में रहते थे और साथ रहकर विद्या अर्जित करते थे। तो जब हमेशा साथ रह रहे हैं, सालों साथ रह रहे हैं, राजकुमार भी उसमें है, अन्य भी उसमें है, तो राजा को पता चलता है, जब वो शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकल गया, राजा बन गया, तो उसको पता है कि मेरे क्लासमेट्स में से कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा अपने सहकर्मियों में से अमात्य नियुक्त करे। अमात्य में क्या गुण होने चाहिए कि अमात्य सबसे पहला देशभक्ति होनी चाहिए, वो विद्वान होना चाहिए, उसको साहस होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, उसको अर्थव्यवस्था का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको दंड नीति का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आखिर सारे कानून को क्रियान्वित करना और उनका मॉनिटरिंग करना अमात्य का दायित्व है। ठीक है। नेक्स्ट है जनपद। जनपद देखो बच्चों, अधिक कुछ विद्वान कहते हैं जनपद का मतलब है स्थान, लेकिन कौटिल्य इसमें दो शब्दों को जोड़कर कहते हैं। जन मतलब जनता, मनुष्य, जनता मतलब मनुष्य, और पद मतलब स्थान। कौटिल्य कहते हैं कि एक राज्य के लिए जरूरी है कि एक राज्य सही स्थान पर बसाया जाए और उसमें सही जनता। सही स्थान कौन सा है? वो स्थान सही माना जाएगा जो किसी नदी के किनारे है या जहाँ पानी की जल की कमी नहीं हो। जल की कमी होगी तो खेती कैसे होगी? नदी के किनारे, जल के किनारे राज्य होगा तो वहां की जमीन उर्वरा होगी। ऐसी जगह स्थान होना चाहिए जो चारों तरफ से सुरक्षित हो। ठीक है। तो सुरक्षा और उत्पादन दोनों बात को ध्यान में रखकर स्थान का चयन करें। जनता कैसी होनी चाहिए? जनता जो राज्य के कानूनों की पालना करने वाली होनी चाहिए। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे राजा हो, चाहे अमात्य हो, चाहे जनता हो, अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन हम किसको कहेंगे? जो कानून का, शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। अगर अनुशासन, जनता में कानून पालन करने का अनुशासन नहीं है तो फिर वापस आ
जबकि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि अराजकता को दूर किया जा सके। तो जनता और स्थान का चयन करके एक राज्य के भूभाग को स्थापित किया जाना चाहिए, चयन किया जाना चाहिए भूभाग का, और उस भूभाग को जनपद का भूभाग नहीं होगा तो क्या राज्य बन सकता? तो जनपद राज्य के लिए आवश्यक तत्व है, जरूरी है। नेक्स्ट है दुर्ग। आप कहीं भी जाए राजस्थान में आपको दुर्ग मिले जाएंगे, किले मिले जाएंगे। राज्य की सुरक्षा के लिए प्राचीन भारत में दुर्ग बनाए जाते थे। कौटिल्य ने दुर्ग पर बहुत विस्तार से लिखा है कि एक राज्य के लिए जरूरी है कि एक राज्य में जनता की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाए। दुर्ग बनाने से ये होगा कि कभी ऐसा हो कि एक सशक्त शत्रु राज्य आक्रमण कर दे तो जनता उस दुर्ग में अपने आप को सुरक्षित कर सकती है, राजा अपने आप को सुरक्षित कर सकता है ना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कई जगह बताया गया है, जयपुर में दुर्ग है, जोधपुर का दुर्ग है। ये इसीलिए है ताकि राज्य में जनता और राजा सुरक्षित रह सके। कौटिल्य ने दुर्गों के प्रकार बताए हैं, खास बात है। कभी कभी ये हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, दुर्ग के प्रकार बताइए। ठीक है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। दुर्गों के प्रकार हैं औदिक दुर्ग, औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, इनका नोट कर लीजिए, औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। धानवन औदिक दुर्ग क्या होता है? औदिक दुर्ग जो है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जैसे लंका थी, चारों तरफ पानी से घिरी हुई एक नगरी थी ना, तो दुर्ग पानी के बीच में बनाया जाए, शत्रु सेना आक्रमण करे तो वो आसानी से दुर्ग तक ना पहुंच सके। हाँ, औदिक दुर्ग है। तो आप देखिए कि प्राचीन भारत में ज्ञान का स्तर कितना था कि पानी से घिरा हुआ दुर्ग बनाए, जल से घिरा हुआ। ठीक है, पानी से घिरा हुआ दुर्ग होगा तो शत्रु सेना अचानक आक्रमण नहीं कर सकती। पर्वत दुर्ग सब जगह है, पर्वत दुर्ग पहाड़ पर बनाया जाए। यस, आप उदाहरण देख सकते हैं, चट्टानों के बीच में बनाया जाए। पर्वत दुर्ग होगा तो भी शत्रु सेना अचानक आक्रमण नहीं कर सकती, अचानक आक्रमण करेगी, चढ़ नहीं पाएगी और राजा को संभलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, वन दुर्ग जंगल में बनाया जाए, दलदल में बनाया जाए, ऐसी जगह दुर्ग बनाया जाए चारों तरफ दलदल से घिरा हुआ है, झाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उस दुर्ग तक पहुंचना शत्रु सेना के लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये है वन दुर्ग। और एक है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वो दुर्ग है, एक ऐसी जमीन जिस पर घास पैदा नहीं होती, घास और जल से रहित हो, बंजर जमीन नहीं होती, जल से रहित। ऐसी जमीन जो घास से और जल से रहित है, क्या होगा ऐसी जगह दुर्ग बनाने में? जो राजा धानवन दुर्ग बनाएगा वो अपने दुर्ग में, अपने किले में खाने पीने की सारी व्यवस्था रखेगा, संग्रह करके रखेगा कि अचानक वहां शरण लेनी पड़े तो वो उसकी जनता जीवित रह सके। और अगर शत्रु सेना घेर ले तो पानी नहीं है, घास नहीं है, तो कब तक घेरे रहेंगे, है ना। कौटिल्य की बुद्धि देखिए आप। ये धानवन दुर्ग, ये 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। उद्देश्य कि राजा और जनता आपस
काल में सुरक्षित रह सके। आपदा काल में जब शत्रु सेना आक्रमण करते और हम जीत भी ना पाए तो कम से कम सुरक्षित रह सके। और बाकी और विचार है कि फिर दुर्ग में रहकर क्या करना है, वो बात की बातें हैं। फिलहाल हम सप्तांग सिद्धांत पर ही जोर देंगे, इधर उधर नहीं होंगे। आगे देखिए कोष। सब कुछ है, राज्य में पैसा नहीं है। कोष तो राज्य का संचालन नहीं हो सकता। आज के युग में भी नहीं हो सकता था और प्राचीन काल में भी नहीं हो सकता था। तो कौटिल्य ने कहा कि कोष के बारे में, कोष को बढ़ाया जाए। कौटिल्य का एक श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि कोष को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए कौटिल्य कहते हैं कि अप्राप्ति की प्राप्ति की जाए। ध्यान दीजिए, अप्राप्ति की प्राप्ति, फिर प्राप्ति की रक्षा और रक्षित की वृद्धि। अप्राप्त की प्राप्ति धन को बढ़ाने का तरीका है टैक्सेस के माध्यम से, करारोपण से ज्यादा धन लो। अब ज्यादा से ज्यादा धन लेने का मतलब शोषण करना नहीं है। कौटिल्य स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग धन दे सकते हैं, कर दे सकते हैं, उनसे कर लो, लेकिन जो ना दे सके उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। बल्कि कौटिल्य तो बहुत सारी चीजों को टैक्स फ्री करते हैं। पुत्री का विवाह हो रहा है, उसको जो उपहार में सामान दिया जा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं। व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, शमशान में जिन सामग्रियों का प्रयोग होता है उस पर टैक्स नहीं। सूखा पड़ जाए टैक्स नहीं, अतिवृष्टि हो जाए टैक्स नहीं, महामारी फैल जाए टैक्स नहीं। तो आपदा काल में कोई टैक्स नहीं। सामान्य काल में धनिक वर्ग से टैक्स लिया जाए और आम जनता से जितना वो टैक्स तय है उतना टैक्स लिया जाए। ठीक है। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा। टैक्स तो आपने ले लिया, उसको सुनियोजित ढंग से खर्च किया जाए, बचाकर रखा जाए पैसे को। अगर राजा युद्ध में शत्रु को हरा देता है तो हारे हुए शत्रु से जो खजाना मिल रहा है उसकी रक्षा की जाए। उपहार में राजा को जो मिल रहा है, होता है ना, कमजोर राष्ट्र उपहार देते रहते हैं एक सशक्त राष्ट्र को, उन उपहारों को संभाल कर रखा जाए ताकि आपदा काल में ये जो खजाना है इस खजाने से देश की जनता का कल्याण किया जा सके। और जो खजाना रक्षित है, इसको रक्षा की गई है, ये विचार अपनाया जाए, ये योजनाएं बनाई जाए कि इस खजाने को और कैसे बढ़ाया जा सकता। कमजोर राजाओं से और लो पैसा, उनसे और संधि करो। होते हैं दो राज्यों के बीच संधि हो गई कि तुम हमें ये दे देना, जमीन दे देना, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार की कई प्रकार की संधियां अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। हाँ, वो भी एक संधि होती है। ठीक है। तो उसमें भी बहुत कोष मिलता है, खजाना मिल रहा है। कई बार तो एक राजा को दूसरा राज्य भी उपहार में मिल जाता है, राज्य का एक टुकड़ा भी उपहार में मिल जाता है। तो कैसे भी कोष को बढ़ाया जाए। कोष बहुत महत्वपूर्ण है, बिना कोष के राज्य का संचालन नहीं हो सकता। फिर दंड। दंड का मतलब अपराधी को दंड देना। अब पनिशमेंट नहीं देना, उनके मानवता में मतलब उनका जो चरित्र होता है ना उसको चेंज करना होता है। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये अपराध और अपराधी से संबंधित है नहीं। यहाँ कौटिल्य ने जिस दंड का जिक्र किया, इस दंड का मतलब है सेना, आर्मी। कौटिल्य कहते हैं कि एक राज्य में राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष भी है, सेना नहीं है। क्या वो राज्य सुरक्षित रह सकेगा? नहीं। क्या उस राज्य का लंबे समय तक अस्तित्व रहेगा?
पड़ोसी राज्य आएगा, आक्रमण कर देगा। सेना होना बहुत जरूरी है। तो राज्य की सेना को सुदृढ़ होना चाहिए। कौटिल्य ने कई प्रकार की सेनाओं का जिक्र किया, कुछ तो आप ऐसे ही जानते हैं, जैसे हस्ती सेना, हाथियों की सेना, रथ सेना, पैदल सेना। उन्होंने और भी सेनाओं का जिक्र किया कौटिल्य ने। संक्षेप में बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो, एक सेना है जो अपने ही राज्य के नागरिकों के द्वारा बनाई गई है, जिसमें ये शर्त है कि अपने राज्य के नागरिकों के अलावा अन्य किसी को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो उस सेना को क्या कहते हैं? शब्द कठिन शब्द में मत जाना, अर्थ आसान है। मूल सेना, मूल सेना। ठीक है, मूल सेना क्या हुई? मूल सेना वो सेना है जो अपने राज्य के नागरिकों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें अन्य किसी देश के नागरिक को सदस्यता नहीं दी जाती। एक होती है वृत्त सेना। वृत्त सेना आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी खत्म हो गया है। वृत्त सेना, वृत्त सेना वो सेना है जो किराए के लोगों से बनाई जाती है। उस जमाने में था ऐसा कि जो सैनिक है, उन सैनिकों को पैसा दिया जा रहा है और लिया जा रहा है किराए पर। सैनिक कम पड़ गए हैं, हमें और सैनिक मिला गए हैं, तो उनको वृत्त सेना कहा जाता था कि किराए के लोगों से सेना का संगठन किया जा रहा है, तो वृत्त सेना है। एक है श्रोणी। श्रोणी इस तरह की क्या? श्रोणी सेना, शब्द में जाना। श्रोणी सेना है। ये श्रोणी सेना क्या है? अलग अलग प्रदेशों में रखी जाने वाली सेना। जितने प्रदेश है, राज्य बड़ा है तो सेना राजधानी में रहती है, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में, अपने ही राज्य के किसी दूसरे क्षेत्र में अगर उपद्रव हो गया तो राजधानी से सेना को पहुंचने में समय लगेगा, तब तक तो उपद्रव विकराल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि क्षेत्र विशेष में भी सेना को रखा जाए। इसको क्या कहेंगे? श्रोणी सेना, जो क्षेत्र विशेष में रखी जाती है। एक होती है आर्टिलरी सेना। आर्टिलरी सेना, ये आर्टिलरी सेना क्या है? जंगल में रहने वाली जो जातियां हैं उनको मिलाकर जो सेना बनाई जाती है वो आर्टिलरी सेना है, ताकि जंगल में जब कभी उपद्रव हो। देखिए, जंगल के रास्ते मुश्किल होते हैं, जंगल की अपनी समस्याएं हैं, तो जंगल की समस्याओं को जंगल में रहने वाली जातियां ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकती है, तो उनको मिलाकर एक सेना रख दो जो जंगलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ये बौद्धिकता है कौटिल्य की। तो उन्होंने एक आर्टिलरी सेना का जिक्र किया। बाकी आप जानते ही हैं, जो मैंने बताया, अश्व सेना है, हस्ती सेना है। कौटिल्य ने हस्ती सेना को सबसे ज्यादा महत्व दिया, हाथियों की सेना को, क्योंकि हाथी में ये है कि वह जो सैनिक रहते हैं उसमें तंबुओं में, तो उन तंबुओं को भी वो उखाड़ सकती है। ठीक है, तो वो हस्ती सेना। और तो कौटिल्य ने सेना पर वो जोड़ दिया, क्योंकि आखिरकार राजतंत्र में साम्राज्यवाद चलता है, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार का, युद्ध होते रहते हैं, तो सेना का मजबूत होना आवश्यक है। और लास्ट में है मित्र। मित्र का मतलब है कि जहां तक हो सके दूसरे राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखो, जहां तक हो सके दूसरे राज्यों के साथ संधि करो, और उस संधि के माध्यम से ये एक वचन होना चाहिए दो राज्यों के बीच में कि वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दो राज्यों के बीच में शांति बनी रहे। जैसे राज्यों में शांति बनी रहेगी, वैसे राज्यों का विकास ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छा।